खैरनामा.com में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। आज हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट उबैदुल्ला नासिर साहब हैं, जिनका ताल्लुक सहाफ़त के साथ साथ समाजी मामलात और सियासत से भी है। उबैदुल्ला नासिर साहब से आज हम दरियाफ्त करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है उर्दू की ज़ुबानी। उर्दू का हाल बहुत बुरा है और अखबारों के रसायल जरायद इनका सर्कुलेशन जो है वो घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसका इक़्तिसादियात पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग उसमें मसरूफ़ कार हैं उनकी तनख्वाहों का मामला है, उनकी तरक्की का मामला है और ख़ुद उर्दू की तरोीज व तबलीग का मामला है। उबैदुल्ला नासिर साहब, ये बताइए कि उर्दू की जो हालत है मौजूदा दौर में, जिसमें लोग अंग्रेज़ी और हिंदी के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, ख़ास करके नई नस्ल, तो ये गिरते हुए ग्राफ को किस तरह से रोका जाए या संभाला जाए, ये कुछ इस पर रोशनी डालिए आप। हुसैन भाई, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। उर्दू के साथ जो ज्यादतियां आज़ादी के फौरन बाद से शुरू हुई थी, उसका खमियाजा ये हमारी नस्ल भुगत रही है और आने वाली नस्ल को शायद उर्दू से बिल्कुल नाबलद हो जाएगी। ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है और इसमें सरकार की जो कोताहियां रही हैं, सरकार की जो कमियां रही हैं या सरकार की जो साजिशें रही हैं, वो तो अपनी जगह पर रही हैं, उनसे इनकार नहीं कर सकता है, किया जा सकता है, लेकिन खुद उर्दू वालों की लापरवाही सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदार है। बहुत सीनियर साथी ने बहुत शुरू में एक बात कही थी कि उर्दू के साथ भले ही सरकार ने कैसा भी मामला किया हो, उसे दफ्तरों से निकाल दिया हो, ऑफिस से निकाल दिया हो, स्कूलों से निकाल दिया हो, लेकिन घर से निकालने के तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे घरों में उर्दू जबान भी खत्म हो जा रही है, उर्दू कल्चर भी खत्म होता जा रहा है, उर्दू तहजीब सकाफत भी खत्म होती जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है और इसके लिए हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है। और इस पर जब तक हम बहुत संजीदगी और ईमानदारी से एक मिशनरी जज्बे के तहत उर्दू को जिंदा रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम न सिर्फ उर्दू जबान से महरूम हो जाएंगे, बल्कि उर्दू अदब और सकाफत से भी हम महरूम हो जाएंगे। उर्दू में हमारे तमाम मजहबी लिटरेचर थे, लेकिन बड़ी ऐसी बात है कि अब उनको शिफ्ट कर दिया, बजाय इसके कि उर्दू के फरोग की कोशिश की जाती ताकि हमारा मजहबी और सकाफती वर्षा बचा रहता, उसको उर्दू को हिंदी में शिफ्ट किया जा रहा है। देवनागरी में उर्दू को लिखा जा रहा है, अल्फाज उर्दू के होते हैं, रस्मुल खत जो है वो हिंदी का होता है। ये सब अजीब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है और जब तक बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही मिशनरी जज्बे के साथ उर्दू को जिंदा रखने की कोशिश नहीं की जाएगी, हम उर्दू को अब बचा नहीं पाएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश वगैरह में तो बहुत बुरी हालत है। अब देखिए कि ये बुरी हालत महाराष्ट्र में नहीं है, जो उर्दू का कभी बरकत नहीं रहा, ये बुरी हालत और दूसरी रियासतों में नहीं है। बिहार में भी कबरे करीमत हालात है, बंगाल तक में अच्छी खासी हालात है, महाराष्ट्र में तो बहुत ही अच्छे हालात हैं, हैदराबाद और तेलंगाना वगैरह में तो उर्दू के बहुत बड़े बड़े मराठी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली से उर्दू खत्म होती जा रही है। ये बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत है। रिसालों और अखबारों की बात, तो जब तक उनके पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो उनका सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा तो इश्तेहारात नहीं मिलेंगे, इश्तेहारात नहीं मिलेंगे तो बात चलेगा कैसे। तो ये सब चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अमलगमेट होकर रह गई हैं और जब तक इन सब कुछ चीजों को दुरुस्त करने के लिए एक मिशनरी जज्बे के साथ काम नहीं किया जाएगा, उर्दू के सिलसिले में बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत पैदा होती जा रही है। मेरी गुफ्तगू जो मेरे साथी मुंबई में हैं और मेरे साथ काम उन्हीं ने किया है और सीनियर हैं, अब एडिटर्स के रैंक के लोग हैं, उससे बात जो हुई है, तो महाराष्ट्र में भी उर्दू का हाल बहुत अच्छा नहीं है जैसे पहले था। उसकी वजह जो है वो नई जनरेशन जो है वो अंग्रेजी पर स्विच ओवर कर चुकी हैगी और घरों में भी बहुत कम अब अखबारात आना शुरू हो गए। उसकी एक वजह यह है कि आपके हाथ में हर वक्त एक खबर रसा एजेंसी है जो एक एक सेकंड के ऊपर वो आ रही हैं, खबरें आ रही हैंगी और आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और 10-10 लाइनों की खबरें आ रही हैंगी। तो अब वो को उर्दू वालों को थोड़ा सा बदलना भी चाहिए और ऐप्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जो देखिए, ये पेपर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, पेपर इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है बुरी तरह से। ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जो चीजें आ रही हैं मैदान में, जो ऐप्स आ रहे हैं, जो और सहूलियात आ रही हैं, उनसे अगर नाबलद एहतियात करना चाहें तो आप समाज में नहीं सकते हैं, समाज की तो बात ही नहीं करें।
तो ये उर्दू में जैसे यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया है और भी कई लोग शुरू कर रहे हैं, ये उर्दू की बड़ी खिदमत आप लोग कर रहे हैं। इस तरह के काम जो है और छोटे पैमाने पर होते रहने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के चैनल चले, ताकि उर्दू कम से कम उर्दू के अल्फाज तो कानों में घुसे। मसला उर्दू के अल्फाज से ज्यादा उर्दू के रसूखत का हुसैन भाई। और ये जो नई तरह की सहाफत आई है मैदान में, इसमें तो रसूखत खत्म होता जा रहा है। ये मसला नहीं, है, वो उर्दू तो रसूखत। सहाफत में भी बहुत ही जो खराब जबान है उसका इस्तेमाल होने लगा है। और अब तो हाल ये है कि मैं देखता हूँ कि बाज़ अखबार होड़ लिखते हैं, उसमें जुझारू लिखते हैं। उर्दू के अखबारों में ये अल्फाज जो हैं ये ना हिंदी के हैं ना वो एक आम जबान के हैं और क्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के हैं। तो बहुत ख़राब किस्म का अमला जो होता है इस अखबारों का, वो भी बहुत ही ऐसे देहातों से आया हुआ है कि वो अपनी पॉलिश नहीं करता अपनी लैंग्वेज पर, और मेहनत नहीं करता, और तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहरहाल ये उत्तर प्रदेश की सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और इलेक्शन में तकरीबन 5 महीने और 5.5 महीने 6 महीने हैं। इन हालात में बिलखुसूस अक़लियतों को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, और आपने खुद क्या तज्ज़िया किया है, कुछ रोशनी डालिए इस पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बाकी जगह उत्तर प्रदेश के सियासी हालात बहुत ही गड़बड़ किस्म के हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये वो किस करवट बैठेगा। बीजेपी के पास लेने के सिर्फ वही पुराना हरबा बचा है, पोलराइजेशन, ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान तफरीक, ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान नफरत, ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान डिवीजन। इसके अलावा इनके पास हर मैदान में नाकामी के अलावा और कुछ हाथ में नहीं है। किसान आंदोलन ने इनकी सियासी साख को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। अब इनके लिए इलेक्शन जीतना बहुत बड़ा मरहला है, और उस मरहले को ये फिरका परस्ती के जरिए ही पार करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। पूरे मुल्क में ऐसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं, और ताकि वो देखते हैं कि जैसे कश्मीर में अभी बहुत अफसोसनाक बात है कि 4 हिंदुओं को शराब करके मारा गया, लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है तो साफ जाहिर है कि इसका मकसद ये होता है कि इससे मुसलमानों के धर्म के लिए नफरत और पैदा हो, ताकि इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिले। दीगर सियासी पार्टियों का मामला ये है कि वो रिएक्शन कर रही है, उनका एक्शन अब तक कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो नहीं, वो रहा है भी बहुत सी पार्टियां जो सेकुलर कहती हैं अपने को, वो भी हाफ हार्टेडली यानी बहुत ही दिल बर्दाश्ता होके वो मैदान में हैं, और जो अपोजिशन है उसमें इत्तेहाद नहीं हैगा, और जब इत्तेहाद नहीं है जूतियों में दाल बट रही तो इसका लामहला इसका जो नुकसान होगा वो अक़लियती फ़िरक़े को होगा, चाहे उसमें अक़लियतों में सिख आए और चाहे पारसी हैं और चाहे मुसलमान हैं और चाहे दलित हैं, जो भी है। तो अब इस सूरत में जो पार्टियां हैं उन्हीं ने एक तरीका ये अपनाया, कुछ ने तो अब पर निकाले हैं, अपने बाहर निकलना शुरू किया, बाकी तो ट्विटर क्वीन और ट्विटर किंग का ज़माना था, हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो हैं, वो किस तरीके से आपने क्या तज्जिया किया कि किस तरह से वो काम कर रही हैं? हमें तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मैदान में आके काम नहीं कर रही हैं, बहुत वो जो जो टेक्नोलॉजी है बस उसका इस्तेमाल कर रही हैं। जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर ही रही, लेकिन आप देखिए ना कि मैदान में भी काम हो रहा है। अभी लखीमपुर खीरी के कार्ड में किस तरीके से कांग्रेस ने सरगर्मी दिखाई है, किस तरीके से कांग्रेस के दूसरे रियासतों के वज़ीर आला यहाँ पहुंच गए, कांग्रेस में कानपुर पहुंच गए, प्रियंका गांधी पहुंच गई और हुकूमत को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया। इस मामले में कांग्रेस ने सबसे लीड ले ली। तो ये तो कांग्रेस का एक वो है। और इससे पहले भी आप देखिए कि जैसे वो शहरियत तरमीमी कानून के मामले में जो पुलिस बर्बरियत हुई थी नवंबर या दिसंबर पिछले महीने साल में, उसमें भी सबसे ज्यादा काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और दीगर मामला तो कांग्रेस हमेशा से लीड लेती रही है, और दूसरी पार्टियों ने भी काम किया। कभी मैं इनको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि कांग्रेस ने इस सब में लीड लिया है। और आज जो बनारस में रैली हुई है और जिस तरीके से वहाँ मतलब जो एक रिस्पॉन्सिव क्राउड आप कह सकते हैं वो देखने को मिला है, आपने भी यूट्यूब पे देखे होंगे, चैनल पे देखे होंगे। तो इससे लगता है कि जैसे कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन थोड़ी बहुत वापस मिल रही है, और ये बहुत अच्छी ये बात है कि कांग्रेस का खोया हुआ जमाना वापस आ रहा है। तो इसे कम से कम जात और मजहब के नाम पर जो सियासत अब तक 30 वर्षों से होती रही है, उसे थोड़ा सा हमें निजात मिलेगी अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत और मजबूत होती है तो। इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान जात और मजहब की सियासत में फैलाया है, और खासकर मजहब की सियासत ने तो बिल्कुल इस मुल्क का ही बंटाधार करके रख दिया है उत्तर प्रदेश को।
हो रहा है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है। अब जिस तरीके से देखिए मुजरिमों की पुष्पराही की जाती है, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है, अगर वो खुला जमात से वापस हो तो पूरा कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है। अगर इतना प्रेशर न होता तो क्या लेकिन वो जो डिप्टी होम मिनिस्टर का लड़का गिरफ्तार होता। बताइए कि जो और ये सब सेकुलर चीजें हैं, इनको फोर्सेस हैं देख रही है, उनके पब्लिक भी अलावा देख भी रही है। और अगर क्या सेकुलर इतिहास की बात जो और फोर्सेस हैं वो उनके अलावा भी सेकुलर फोर्सेस हैं, उनके अलावा भी ये है कि आम आदमी पार्टी और वैसी साहब की एमआईएम जो है तो वो भी मैदान में अब है, तो जाहिर है कि इसका नुकसान जो है वो सेकुलर पार्टियां जो हैं जो इस पोजीशन में भी हैं कि वो मुकाबला कर सकती हैं बीजेपी से, तो जाहिर है कि इन पार्टियों के आने से नुकसान तो उन्हीं का होगा। फिर से बताएं तो क्या सवाल है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि सेकुलर फोर्सेस जो हेलो, हैं, जो अपने को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सेकुलर फोर्सेस जो जी, आ हैं रही है। वो उनमें दो पार्टियां और जो हैं जो अपने को सेकुलर भी कहती हैं, वो है आम आदमी पार्टी और AIMIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है। जी तो अब वो भी उत्तर प्रदेश में जी सीटें लड़ेगी और इलेक्शन लड़ेगी। तो अब सवाल ये है कि अगर वो लोग भी आ गए तो, और यहाँ जो सेकुलर फोर्सेस जो पहले से मौजूद हैं, अपने को सेकुलर कहते हैं, हमें इस पर बहस नहीं करना कितने हैं कि कितने नहीं है वो सेकुलर, तो अब वो उनका नुकसान तो वही दो पार्टियां करेंगी, वो भले ही सीटें ना जीत पाए लेकिन वोट तो काट लेंगी। देखिए, इसका क्या तदारुक है? देखिए किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, इस बात से कतई नजर हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। और अगर आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में आ रहे हैं तो उनका खैर मतलब है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो तो ये ठीक है कि तो डेमोक्रेसी में सबको इलेक्शन लड़ने का हुआ है, जाहिर है रजिस्टर्ड पार्टी हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। मैं तो इस सूरत हाल को मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये होगा क्या फिर, क्या एक देखिए बहुत ये बड़ा फैसला इत्तेहाद बनने के कुछ चांसेस हैं कि कोई इत्तेहाद बन जाए इलेक्शन से पहले, ताकि वो सारे सेकुलर वोट जो है वो कंसोलिडेट हो सकें? देखिए हमें लगता है कि कोई बड़ा इतिहास जो जहाँ की जो दो तीन पार्टियां जो कांग्रेस है, एसपी है, बीएसपी है, ये कोई बड़ा इतिहाद तो हो नहीं रहा। छोटी छोटी पार्टियों का किससे इतिहाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो इलेक्शन के ऐन वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम और खासकर अकलियतें अब अच्छी तरीके से समझ गई हैं कि उन्हें वोट की तकसीम का, जात मजहब की बुनियाद पर वोटों की तकसीम का क्या नुकसान होता है। तो अकलियतें जो भी फैसला करेंगी वो बहुत सोच समझ कर करेंगी और वो देखेंगी कि क्या सूरत हाल है और उन्हें किसके साथ जाना चाहिए। ये सोचना कि सारे मुसलमान क्या अक्सरियत मुसलमानों की जो है वो मस्जिद की तरफ चली जाएगी, ये बिल्कुल नकारा बात है। उनको इससे फायदा कभी नहीं मिला है। वो बिहार में भी आप देख लीजिए, जो अच्छे उम्मीदवार थे उनके जो उनको अपनी पार्टियों से कोई शिकायत की और उनकी तरफ आ गए, अब जैसे अख्तरुल ईमान है, तो उनकी कामयाबी का मस्जिद से कोई बहुत बड़ा वो नहीं, वो खुद अपने दम पर इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ आप सुनने में आ रहा है कि अतीक अहमद को वोट दे रहे हैं, तो अतीक अहमद का अपना अच्छा है या बुरा है, उनका अपना एक वोट बैंक है और वो जीत सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मस्जिद अगर उनको अपनी कामयाबी समझेगी तो ये उसकी गलत फहमी है। इसी तरह इनका मुख्तार अंसारी साहब का मामला है, शायद उनके लड़के को टिकट मिल रहा है या कैसा कुछ भी हो रहा है। तो अगर ऐसा भी होता है तो वो भी मुख्तार अंसारी भी अपना एक वोट बैंक रखते हैं और वो अपनी सीटों निकलवा सकते हैं। तो ये भले पहले जो है झंडा जो है वो मस्जिद का लग जाए, लेकिन वो जीतेंगे अपने दम पर। वो उनकी असद साहब की स्ट्रेटजी यही है कि वो मजबूत उम्मीदवार जो अपनी पार्टियों से नाला है लेकिन जिनका अपना वोट बैंक है, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 100 सीटें वो बता रहे हैं कि जहाँ मुसलमान फैसला किरदार अदा कर सकते हैं, वहां वो 100 उम्मीदवार अपने खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उस लोगों को कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि वो हर सीट पे 5-7 हजार वोट काट के नुकसान बहुत पहुंचाएंगे, कुछ लोगों को नुकसान बहुत पहुंचाएंगे। अपनी सीटें वो भले 2-4 निकाल ले जाए, मैं नहीं कह सकता कितनी सीटें निकालेंगे, लेकिन वो हरवाएंगे बहुतों को। ये तो उनको सोचना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए हाउस में 5-10 मस्जिद के मेंबरान पहुंच भी गए तो वो कहाँ जाके क्या असरअंदाज हो सकते हैं फैसलों पे सरकार के। 5 बिहार असेंबली में 5 मस्जिद के मेंबरान हैं, वो कोई असरअंदाज हो पा रहे हैं नीतीश और फिर योगी पाला सरकार बदलने पर? के चांसेस तो हमेशा रहते हैं। ये तो है ही है।
अच्छा पैसा मिलेगा। प्लीज तो हर जगह रहते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उबैदुल्लाह नासिर साहब, जिन्होंने 2 मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। अव्वल उर्दू की जो हाली है उसके तदारुक उन्हीं ने कुछ बताए, और दूसरी चीज़ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत पर गुफ्तगू की। उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको एक मुख्तसर सा ये बातचीत गुफ्तगू, और हमें उम्मीद है कि आप हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आपका चैनलों बहुत बहुत को शुक्रिया। जरूर, ऐसे चैनलों की सरपरस्ती बहुत जरूरी है ताकि उर्दू के कम से कम अल्फाज कानों में लोगों के पहुंचते रहे, जी जी, खासकर आपकी उर्दू वही कोशिश की जा रही है कि कम से कम उर्दू अल्लाह करे। सुनाई दे। ना पढ़ पा रहे हैं, ना लिख जी पा जी, रहे हैं तो सुने ही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सही हम बात आपको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत है। देते रहेंगे।